हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 जो अभी होने वाली है हाल ही में, उन छात्रों के लिए ये मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। पहला पेपर यहाँ पे 2021 का है, जो पेपर हो चुका पिछली साल। इसके अलावा इन्होंने 30 प्रैक्टिस सेट और यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी सीक्वेंसली हम लोग कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला पेपर। यहाँ पे पूरा पेपर हिंदी में ही है, तो मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखे और फॉन्ट बड़ा दिखे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रम बताना है और भारत ये कब कब आए, किस किस समय पे आए ये बताना है। फायान चीनी यात्री था, हुइनसांग भी चीनी यात्री था, और ये टॉमस रो इंग्लैंड से आया हुआ था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 399 एडी में। उसके बाद हुइनसांग 600 एडी में भारत आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। टॉमस रो 1616 जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट। सेकंड थर्ड फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? 1757 का युद्ध आपको पता है, प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की हार हुई थी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति को व्यपगत की नीति या व्यपगत का सिद्धांत भी बोला जाता है। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी लाया था। इस नीति के तहत पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका यहाँ पे विलय किया गया था? 17 आप लोग याद रखें, 1848। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 14 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे, चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 5वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन है, मेगस्थनीज। पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा 399 एडी में ये भारत आया था, हुइनसांग 600 एडी में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था और हुइनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में था। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर आप लोग पढ़ते रहते हैं, ये यूनान का शासक था। चलिए 6वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? आसान सा क्वेश्चन है, 1928। 7 मेंबर कमीशन था, 7 सदस्य इस कमीशन में थे। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर साइमन थे। इस कमीशन में ये जितने भी 7 लोग थे उनमें से कोई भी इंडिया का नहीं था, इसलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी बोला जाता था। ठीक है, याद रहेगा, श्वेत कमीशन, वाइट कमीशन, क्योंकि सब गोरे लोग थे। इसी चीज़ को लेके इसका बहिष्कार किया गया था। चलिए 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। ये ईयर भी याद रखना है और सेशन भी याद रखना है। सेशन की चेयरमैनशिप किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। चलिए 8वां क्वेश्चन इस तरफ होगा, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। इस आर्मी के जो फाउंडर थे वो मोहन सिंह थे, बाद में सुभाष चंद्र बोस जुड़ गए थे, ये आपको पता है। बाद में सुभाष चंद्र बोस साहब ने इसको लीड किया था। तो यहाँ पे A का 2 हो जाएगा। गदर पार्टी को हम लोग लाला हरदयाल पढ़ते रहते हैं। मित्र मेला, इसी को ही अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जानते थे। इनकी स्थापना BD सावरकर साहब ने की थी। होम रूल लीग 1916 इंपॉर्टेंट है, संबंधित कौन है? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल आर्मी स्थापना सिंगापुर। गदर पार्टी स्थापना फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे मिला लेंगे तो 2 1 3 4 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया? महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़े तो ये बात पसंद नहीं आई थी मोहम्मद अली जिन्ना को। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था गांधी जी पे कि ये मुस्लिम को भड़का रहे हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका नाम बाद में बदल के क्या हो गया था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सोशलिस्ट नया शब्द ऐड हो गया था। काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था? डकैती हुई थी, राजनीतिक डकैती। ये विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल साहब का। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? अगर रिवर की बात करें, नदी की बात करें तो कृष्णा रिवर हो जाएगी। स्टेट कभी कभी पूछता है, राज्य पूछता है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे याद रखें आप लोग। 12वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953। आपने नाम सुना होगा, नेपाली मूल की एक महिला थी तेंजिंग नोर्गे शेरपा।
ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क का नाम क्या है? वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन। और एक पहला फैक्ट क्वेश्चन में ही दिया है, भरतपुर में है, तो ये भी याद रखना, पूछा गया है भी क्वेश्चन। 14 है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे अयस्क का स्रोत क्या है? इस प्लांट को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, पूछा है क्वेश्चन। तो आपने आयरन और दल्ली राजरा का नाम सुना है अच्छी तरीके से, क्या है? आयरन और की यहाँ पे माइंस हैं, खान है, ये ऑप्शन राइट है। ये प्लांट है कहाँ पे? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए पासेस मिलाना है, दर्रे मिलाने हैं, पेयर आपको दिए हुए हैं। जोजिला और बुर्जिल पास जो है वो जम्मू कश्मीर में, सही मैच है। दूसरा है बारालापाचाला और सिपकीला, ये उत्तर प्रदेश के नहीं, ये तो बहुत फेमस है ना, कहाँ के हैं जल्दी बताइए? हिमाचल प्रदेश के हैं। थागाला, नीति पास और लिपू लेक, इन दोनों में नीति पास और लिपू लेक आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के पासेस हैं, दर्रे हैं। ये भी गलत मैच है, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है इसके सामने। नाथुला और जेलेपला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के हैं, ये सही मैच है। यहाँ पे गलत बताने थे, ठीक है, गलत बताने थे, तो 2 और 3 गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? निजी निवेश समझ रहे हैं? निजी निवेश आप अपने पे अप्लाई कर लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब आपकी पॉकेट में पैसा होगा। पहला ऑप्शन लिखा है ब्याज दर, ब्याज दर अगर महंगी हो जाएगी तो लोन महंगे हो जाएंगे, और लोन महंगे हो जाएंगे तो आप लेने जाएंगे लोन? नहीं जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शेयरों की कीमत, यहाँ पे भाव बढ़ गया है, हर शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कम करेंगे, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है व्यक्तिगत कर, अगर आप जॉब में होंगे तो आप इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे, इनकम टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, सैलरी कम हो जाएगी तो निवेश नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। सी ऑप्शन है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोला जाता है। इसको किसने बनाया था, याद आ रहा? PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्हीं ने सेकंड 5 ईयर प्लान को प्रपोज किया था, सेकंड पंचवर्षीय योजना को प्रपोज किया था। इन्हीं की मेमोरी में 29 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सांख्यिकी दिवस, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? 3 सेक्टर आप लोग पढ़ते रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आती हैं, कारखाने आते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर होता है वो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है, दूध से संबंधित है, और इनके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, ऑपरेशन फ्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित। कुरियन साहब की बदौलत ही आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं दूध के मामले में, मिल्क के मामले में। चलिए 20 देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक सुधार यानी इन्होंने LPG को लॉन्च किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जिसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यही इंपॉर्टेंट आर्थिक सुधार थे 1991 में। और प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। 21 में भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? सूचियाँ कितनी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शेड्यूल कौन सा है? 7 शेड्यूल। पुलिस राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जेल भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, शक्तियों का वितरण आपने अभी 7 शेड्यूल में देखा ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये शक्तियों का वितरण ही है। लिखित संविधान हमारी विशेषता है, हमारी संविधान की विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ संसद की सर्वोच्चता ना होकर संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे संविधान की जो विशेषता हैं वो क्वासी फेडरल नेचर की हैं, अर्ध संघीय संरचना को लिए हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। जब भी आप DPSP पढ़ते हैं तो DPSP में आप सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात पढ़ते हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक न्याय
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रोवाइड कराते हैं, और वही दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक अधिकार कहाँ से मिलते हैं, तो मौलिक अधिकार से, और सामाजिक और आर्थिक न्याय कहाँ से मिलते हैं, तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। फंडामेंटल राइट पार्ट 3, DPSP पार्ट 4, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये किसमें है, ये पार्ट 4A में है। 24 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, आर्टिकल 40। नेक्स्ट कीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 टियर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम व्यवस्था का विचार किसने रखा था, बलवंत राय मेहता कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है पर आते रहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। कभी कभी ऑप्शन में आपको BR मेहता करके लिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होना, BR मेहता। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर जाने रहिए। 1957 में ये फॉर्म हुई थी, और अशोक मेहता कमेटी भी पंचायती राज से सिस्टम है, ये 1977 में गठित हुई थी। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 26 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर। आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली स्विच ऑन कंडीशन में होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर स्विच के बारे में पूछे तभी ऑन ऑफ हमें समझ में आता है। यदि यहाँ पे स्विच नहीं लिखा होता, यहाँ पे सर्किट लिखा होता, तो सर्किट तो जब ऑफ होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ना। तो ये स्विच के केस में है। अगर सर्किट के बारे में पूछा जाए तो सर्किट क्लोज्ड होगी तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और सर्किट यदि ओपन होगी तब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। सर्किट क्लोज्ड का मतलब एक तरह से तार जुड़े हैं तो फ्लो हो रहा है, तार अगर जुड़े नहीं हैं तो नहीं फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सा है। 27 है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट पूछ रहे हैं, ओम होती है। 28 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, सिट्रिक एसिड। ए ऑप्शन करेक्ट है। एसिट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, ये विनेगर में पाया जाता है, विनेगर यानी सिरका। फॉर्मिक एसिड का आप लोग को पता है, ये चींटियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लीफी ग्रीन्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में, बहुत सारे यहाँ पे विकल्प हैं। 29 है, कर्कट जनक केमिकल से क्या होता है, कर्कट जनक रसायन बेसिकली तंबाकू से संबंधित है, धूम्रपान से संबंधित है। इस केमिकल से सेल या कोशिका में बढ़ोतरी हो जाती है, सेल बड़ी हो जाती हैं, और सेल का बड़ा हो जाना क्या है, एक तरह से कैंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 30 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 ये मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आप 169 + 27/169 लिखेंगे, है ना। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ लिए, कितना हुआ, 9 और 7 16, 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अंडर रूट लगा दिए, 169 लिख दिया, और 169 13 का वर्गमूल, बराबर में क्या लिखा, 1 + x/13। हमने एलसीएम भी ले लिया और गुणा भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर 13 + x/13 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब तो मल्टीप्लाई कर दिया ना क्रॉस। यहाँ से 13 से 13 गया, x = 14 - 13, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 32 में पूछा है कि 37.5 में कुल कितने 1/8 हैं। ये सिंपल सा यहाँ पे भाग पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो यहाँ पे आप भाग कर दीजिए। 37.5 का मतलब है 75/2, और 8 यहाँ पे ऊपर चला गया, तो यहाँ 2 से 8 काट दो, 4, 75 × 4, ये कितना हो गया, 75 दूनी 150, और एक दोगुना कर दीजिए तो 300 हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 33 में यहाँ पे दशमलव से दशमलव आप काट सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों ही पदों में एक एक अंक है। तो सिंपल से यहाँ पे वर्गमूल पूछा है, 361 किसका वर्गमूल होता है, 361 नहीं अगर आ रहा है तो इसके आसपास कौन सी संख्या है, आपको 400 दिख रही है, 400 का तो आता है ना, 20 होता है, तो 361 किसका हो जाएगा, 19 का। 19 × 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा। तो यहाँ पे 19 के 2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो यहाँ पे 72 तो होगा नहीं, 32 ही होगा। 32 का नहीं आ रहा तो हमें 30 का तो जानते ही हैं, 30 का कितना होता है, 900 होता है वर्ग, यानी ये नज़दीक है, 1024 900 के नज़दीक है, यानी उत्तर सी ऑप्शन होगा, 72 नहीं होगा। 72 का तो आप सिर्फ 70 का ही निकालेंगे तो ये 4900 आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा है 1024 से।
चलिए 34, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? हर साल वृद्धि 4% की हो रही है और हर साल घटोत्तरी आधे % की हो रही है, तो फाइनली एक साल में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 3.5% ही तो हो रही है ना। अब यहाँ पे आपको जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि पता है 3.5%, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो शुरुआत में जनसंख्या तो यहाँ पे वैल्यू दी नहीं है, तो हम लोग x मान लेंगे। पहली साल पॉपुलेशन x है, 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल पावर टाइम, यहाँ पे ये वर्ष होता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको पता है, पॉपुलेशन x है, 1 प्लस रेट भी हमें पता है 3.5%, 3.5 को मैंने ऐसे लिखा 3.5 अपॉन 100, और कितने वर्षों बाद निकालना है तो यहाँ पे पावर 3 कर देंगे। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1.108 इंटू एक्स। 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई, पहले पॉपुलेशन x थी। अब यहाँ पे वृद्धि निकाल लीजिए, तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं, जितनी वैल्यू बढ़ के आई है उसमें से पुरानी वाली घटा दीजिए। तो 1.108 एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हमेशा बेस लिया जाता है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 10.8% आ जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 35, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम बताइए। 13 का हमें पता है कितना है, 68। औसत होता क्या है, एवरेज बराबर योग अपॉन नंबर, संख्या। तो पहले केस में हमें औसत पता है, योग हमें यहाँ से निकाल लेंगे, और संख्या 13 है, तो यहाँ से योग कितना आया 13 संख्याओं का, 68 गुणा 13, तो ये कितना हो जाएगा 884। पहली चीज़ तो ये। दूसरे केस में बोल रहे हैं पहले 7 का औसत 63 है, तो यहाँ पे 7 का योग निकाल लीजिए। तो हम सिंपल यहाँ पे योग बराबर, योग का वैसे क्या हो जाएगा गुणा, एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा। तो योग बराबर एवरेज 63 है और नंबर 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 441। ये कितने नंबर का योग आया, 7 नंबर का। 7 नंबर मतलब पहले 7 का। फिर यहाँ पे आगे लिखा है आखिरी 7 का, तो हम आखिरी 7 का निकाल ले रहे हैं। आखिरी 7 का योग कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, तो ये हो जाएगा 490। अब देखिए यहाँ पे 7 का योग था, यहाँ पे भी 7 का योग था, यानी यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई 14। ये 14 का योग है, और शुरुआत में जो दिया आपको ये 13 का था, तो 14 का योग से 13 का योग निकाल दीजिए, तो जो बची संख्या रहेगी उसी का आ जाएगा उत्तर। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, ये 14 संख्याओं का योग कितना है 441 और 490 यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो ये 1 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, और एक हासिल 9 हो गया, 931। इन 931 से 13 का घटा दीजिए, यानी 14 संख्याओं के योग से 13 संख्याओं का योग हमने घटा दिया, तो 47 आया। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 36 देखिए, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? विपरीत शब्द आपसे पूछा है। तीक्ष्ण का विपरीत शब्द कुंठित होता है। तीव्र का विपरीत शब्द जल्दी से बताइए क्या होता है? मंद होता है। त्यागी का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द भोगी होता है। और तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है तृष्णा का। ठीक है 37, गज बदन का पर्यायवाची क्या है? गज बदन यानी गणपति, सी ऑप्शन। गणेश जी का पर्यायवाची है। और क्या क्या पर्यायवाची है? लंबोदर हम लोग इनके पर्यायवाची पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हो? विनायक पढ़ते हो, ये याद रखें। 38 देखिए, कांटों से भरा हुआ के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शब्द बताना है। बाकी के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ को कंट का कीर्ण बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुछ ऑप्शन तो बिल्कुल बेवजह के दे देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उचित निर्णय लेना। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 40 में है शुद्ध वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बहिष्कार आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दिख रहा ना, ब्लर तो नहीं है, बहिष्कार ये सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 से 43 ये पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज पढ़ने से पहले एक नज़र आप लोग क्वेश्चंस पर जरूर देख लिया कीजिए, इससे थोड़ा आइडिया मिलता है। क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा आइडिया मिल जाता है, और जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो वो चीज़ें माइंड में स्ट्राइक करती हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 41 में, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑथर
अंधेरे को झांकते हुए क्यों बैठ गया। तो जब यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे स्ट्राइक करेगा। 42 में पूछ रहा है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, ऑथर अपने बेड से जंप क्यों कर गया, ये क्वेश्चन पूछा है। 43 में पूछा है कि ऑथर ने सबसे पहला काम क्या किया है। ठीक है, आप पैसेज पढ़ लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। आई क्लाइम्ड इनटू बेड, देखिए पहली एक्टिविटी तो यही लिखा है जो क्वेश्चन तीसरा नंबर पूछा था, 43 क्वेश्चन यही पूछा था। अब यहाँ पे आप अच्छे से इसका मतलब निकालिए। ब्लैंकेट में उसने खुद को रोल कर लिया। ये स्थिति कब होती है, जब कोई डरा होता है। आगे लिखा है फर्स्ट extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible. वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। एक चीज़ यहाँ से हम लोग को पता चली। आगे पढ़िए। एंड soon I sat up in bed, peering into the darkness. जब ऑथर सो नहीं पा रहा था तो उसने क्या किया, वो अंधेरे में झांकते हुए बैठ गया। peering into the darkness मतलब होता है अंधेरे में झांकना। and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. आगे लिखा है I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए। 41 में है द ऑथर sat peering into the darkness because, वो अंधेरे में जाके क्यों बैठा था, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था। सो इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 में है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, वो बेड से क्यों कूदा। आप इस लाइन को दोबारा पढ़िए। आई वॉज सडनली राउज्ड, वो अचानक से क्यों उठा, वो अचानक से इस वजह से उठा, ठंडी हवा के झोंके से उठा। ठंडी हवा के झोंके ने उसे उठा दिया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया था उसने, क्लाइंबिंग इनटू बेड, बी ऑप्शन, जो पहली लाइन थी। ठीक है, ये पैरा के क्वेश्चन हो गए। चलिए 44 देखिए। यहाँ पे सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है प्राइड शब्द का। प्राइड का मतलब होता है गौरव और इसका सिनोनिम डिग्निटी हो जाएगा। हेट मतलब नफरत होता है। कोवार्डिस मतलब कायरता हो गया। और ह्यूमर मतलब होता है हास्य। 45 में गिव एंटोनिम, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है कीन का। कीन यानी उत्सुक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईगरनेस। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो ईगर तो ये सिनोनिम लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर डल हो जाएगा। कुत्ता से रेबीज होता है तो मच्छर से क्या होगा, मलेरिया, सी ऑप्शन। 47 में है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। नन, मुनि, पादरी और सूरवीर। आप यहाँ पे देख रहे हैं नन हुआ, मुनि हुआ और पादरी, ये रिलीजियस पोस्ट हैं, धार्मिक पद हैं। लेकिन यहाँ पे सूरवीर धार्मिक नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 48 कॉम्प्यूट्रोन को ये शब्द लिखा जाता है, तो एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूट्रोन में जो लेटर लिखे हुए हैं वही यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। बस यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोगों को बिठाना है। आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये COMP लिखा है और यहाँ पे PMOC लिखा है, यानी चौथे लेटर से इन्होंने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 लेटर पकड़ते हैं और उल्टा लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले A लिख लेंगे, फिर V लिख लेंगे, फिर D लिख लेंगे और फिर A लिख लेंगे। तो ABDA आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, UT से TU बना दिया 2 लेटर को, तो यहाँ पे हम लोग NT से TN बना दे रहे हैं। तो देख लीजिए इतने में आंसर मिल जाएगा। ABDA TN कहाँ लिखा है, ABDA TN, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 49 देखिए। 49 में है एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। ये महिला के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे माँ का पति यानी पिता हो जाएगा, फादर हो गए, महिला के पिताजी हो गए। अब यहाँ पे आगे लिखा है पिता की बहन। पिता की बहन का मतलब है इस महिला की बुआ हो जाएगी। और लड़का भी बोल रहा मेरी बुआ है, तो ये महिला और आदमी जो थे वो क्या हुए, ये भाई बहन हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन है। देखिए दिन सेम है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। दिन अगर सेम है और ईयर टू ईयर आपको जंप करना है
तो आप बस एक दिन बढ़ा दिया कीजिए। बस इतना चेक कर लिया कीजिए कि जो ईयर पूछा गया है वो ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है। और ये भी देखा कीजिए कि जहाँ से जहाँ तक का पूछ रहा है उसके बीच में तो कोई लीप ईयर नहीं आ रहा। जैसे 2005 का इन्होंने पहले दिया और 2007 का पूछ रहा है, यानी यहाँ पे 3 साल का रूल है, 2005, 2006 और 2007। इन तीनों ईयर को आपको देखना है कि ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है, तो आपको सिंपली +1 कर देना है। 2005 से 2006 पे जाएंगे, 2005 से 2006 जाएंगे तो 1 प्लस कर दीजिए, और 2006 से 2007 जाएंगे तो +1 कर दीजिए। तो 2005 में शुक्रवार था, 2006 में शनिवार हो जाएगा और 2007 में रविवार हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगर यहाँ पे 2005 से 2007 के बीच में मान लीजिए लीप ईयर आता तो आपको फिर +2 करना पड़ता एक जगह, ठीक है ना। चलिए 51 देखिए, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपनी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? राजस्थान। 52 आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब तो ये न्यूज़ पुरानी हो गई है, खैर मास्टर कार्ड पर ये प्रतिबंध लगा था। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 53 योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? ये मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 54 है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? पैरालंपिक्स समझते हैं ना, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप लोग खेलते हैं, खिलाड़ी होते हैं। मरियप्पन थंगवेलु को नॉमिनेट किया गया था। ये हाई जंपर है, इनकी फील्ड जरूर याद रखना है, ठीक है। हाई जंपर, ऊंची कूद करता है, बेहतरीन एथलीट है। देवेंद्र झांझरिया, इनको अभी राष्ट्रीय खेल रत्न भी मिला है। राष्ट्रीय खेल रत्न तो अब नाम नहीं रहा है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, जल्दी से बताइए। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद अवार्ड काफ़ी लोगों को दिया गया है, उनमें से एक देवेंद्र झांझरिया भी हैं। ये भाला फेंकते हैं, भाला फेंकने को क्या बोलते हैं? जेवलिन थ्रोअर। जेवलिन से आपको नीरज चोपड़ा साहब का भी नाम याद आ रहा होगा, नीरज चोपड़ा, ये भी भाला फेंकते हैं। चलिए 55 में 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? SSY। सुकन्या समृद्धि योजना, शादी ब्याह होगा, बच्ची होगी तो फिर आपको एक खाता खुलवाना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी नहीं होता, लोग खुलाते हैं, एक तरह से ये सेविंग स्कीम है। सुकन्या समृद्धि में 250 रुपये आप सालाना मिनिमम जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तो ये पैसा पूरा मैच्योर हो जाता है। तो आप जितना भी पैसा जमा करेंगे उस पैसे पे 7.6 का ब्याज आपको मिलता रहेगा, कंपाउंडिंग रूप से मिलता रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी करंट में भी यही है 7.6, पहले ज़्यादा थी, अब थोड़ा कम कर दिया। 56 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन, डी ऑप्शन। 57 है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर था? ये जापानी रहता है। अगर आप 2022 की बात करें तो जापान के साथ साथ सिंगापुर भी है, 2 कंट्री टॉप पे हैं, संयुक्त रूप से प्रथम है। ये 2022 की स्थिति है, ठीक है। 58 है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? यह पुराना क्वेश्चन हो गया, उत्तर DMK है। 59 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अब तो 2022 का भी इंडेक्स आ चुका है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमेशा आइसलैंड की स्थिति टॉप पर रहती है। 2021 में भी आइसलैंड है, 2022 में भी आइसलैंड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है संस्थान, कौन सा इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को बनाता है? आपको IEP याद रखना है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। 2022 की स्थिति याद रखें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति 135 है, भारत की रैंक 135 है। 60 देखिए, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? बताइए जल्दी से। तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 61 में निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? काफ़ी बार पूछे गए ये सब क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। भूटान करेक्ट आंसर है। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब। 63 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट पूछा गया है, गोवा। भारत के यदि टोटल एरिया की बात करें तो कितना है बताएंगे? लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये भी याद रखें, काम आता है फैक्ट में। पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? भारत
7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए 64, राज्यसभा की चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे। लोकसभा विघटित होती है हर 5 साल में, लेकिन राज्यसभा विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर 2 साल में रिप्लेस होते रहते हैं यहाँ के मेंबर। कितने मेंबर रिप्लेस होते हैं, रिटायर होते हैं? 1/3। राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 233 इलेक्शन से आते हैं और बाकी ये जो 12 बचे ये नॉमिनेशन से आते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर। इवेंट डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 24 अक्टूबर। 66 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर पूछा है, हेडक्वार्टर याद रखें नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ? द हेग में, जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पे हैं? ये मध्य प्रदेश की मूर्ति कलाएँ हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित है। ये वास्तुकला, ये आर्किटेक्चर किस वंश का है? चंदेल वंशों ने इसको बनवाया है। ठीक है। 68 है, प्रसिद्ध नवका उत्सव इनमें से किस राज्य से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा। चलिए 69 निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा था। चलिए 70 अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। अब यहाँ पे 71 से 75 में ये हिंदी का पैरा है और इसके क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है इसको कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ईजी होते हैं, आप पढ़ के खुद कर लेंगे। मैं इसकी PDF डाल दूंगा ना, तो आप लोग कर लेना, कर लेंगे ना। 71 से 75 हिंदी पैरा है, यहाँ पे 2 पैरा है, और 76 से 80 ये हिंदी पैराग्राफ है। आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं। हम लोग यहाँ पे सीधा 81 से करते हैं, जो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हैं। 81 में यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, सीमेंट का उत्पादन दिया हुआ है, और इससे जो लिंक्ड क्वेश्चन रहते हैं वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं। बहुत आसान होते हैं, इनको स्किप नहीं करना है। ये समझ लीजिए फ्री के नंबर होते हैं। 3-4 पैरा आते हैं PET में। 4 पैरा का मतलब है 20 क्वेश्चन, 20 में से 15-16 तो आप आराम से बना लेंगे, इतने आसान होता है। इस चार्ट में आपको ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये उत्पादन स्तर है, ये मिलियन टन में दिया हुआ है, और ये हॉरिजेंटल बेसिस पे आपको टाइम फ्रेम दिया हुआ है। जैसे 19-20 में प्रोडक्शन 80 मिलियन टन हुआ, 18-19 में 90 मिलियन टन हुआ। इस तरीके से ये इन्होंने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग सवाल करते हैं। बेसिकली ये परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं, आसान आसान से सवाल होते हैं। 81 पढ़िए। 81 में है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा? तो यहाँ पे आपको ग्राफ को ही देख के समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे घटोतरी दिख रही है। ये चीज़ दिख रही है। एक समय 98 था, यानी 14-15 में 98 था, और 15-16 में ये 60 हो गया। घटोतरी कितनी हुई? 98 - 60। आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे तो 2 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी वृद्धि हुई है। ठीक है। हमें बस घटोतरी देखना है, तो जहाँ पे ग्राफ डाउन हो रहा है वहीं पे देखेंगे। तो ग्राफ डाउन कहाँ पे हो रहा है, मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। ग्राफ ये डाउन हुआ, थोड़ा ये डाउन हुआ, ठीक, ये डाउन हुआ, इसके बाद ये डाउन हुआ। 98 किसकी स्थिति थी? 98 किसकी स्थिति थी? ये 2014-15 की थी। और 60 किसकी स्थिति थी? 15-16 की। तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बस ग्राफ को देख के ये आंसर हम लोगों को मिल गया। 82 में पूछा है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? तो अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि कहाँ पे ग्राफ डाउन हो रहा है, वो घटोतरी हो गई थी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट पूछ रहा है, तो इंक्रीमेंट आपको कहाँ सबसे ज़्यादा दिख रहा है? ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, 55 से 90 जंप हुआ है सीधा। तो ये टाइम कौन सा है? 2012 और 13 नहीं, 2012-13 नहीं, 2013 और 14, 2013-14 की स्थिति है ना ये 90। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 83 क्या है? 83 हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। औसत निकाल देते हैं। अब प्रथम 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे चलते हैं
और प्रथम 3 का जोड़ लेते हैं। प्रथम 3 का कितना दिख रहा है? पहले वर्ष का कितना है? 42, फिर कितना है? 44, फिर कितना है? 58। लगातार 3 वर्ष का पूछा था ना। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? योग करते हैं और संख्याएं बटे संख्या। तो ये 3 बार है तो यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, इनको जोड़ लीजिए तो ये 144 आ गया डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। 48 मिलियन टन उत्पादन ये एवरेज रहा शुरुआत के 3 वर्ष में। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लगा लेते हैं 48, सी ऑप्शन। 84 में सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज किस वर्ष हुआ? तो ये तो हम लोगों ने देखा था ना अभी। ये आपको 98 किस में दिख रहा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष का दिख रहा है आपको? 98 दिख रहा है ना। और 98 किसका है? 2014 और 15 का। 2014-15 सिर्फ देखना है, कितना आसान है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 85 में पूछा जा रहा है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? 11-12 के दौरान देख लेते हैं 11-12 की स्थिति। यहाँ पे मैं इरेज कर ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे साफ देख सके। 11-12 की स्थिति यहाँ पे 58 है। वृद्धि पूछ रहा है क्योंकि पिछले वर्ष से यहाँ पे वृद्धि दिख रही है। पिछला वर्ष 2010 और 11 था, यहाँ पे उत्पादन 44 था, 44 मिलियन टन था और 2011-12 में फिर 58 हो गया। तो यहाँ पे उत्पादन वृद्धि कैसे निकालेंगे? बढ़ी हुई संख्या, पुरानी संख्या, पिछले साल की संख्या, संख्या का मतलब यहाँ पे डेटा कितना मिलियन टन है डेटा, अपॉन 58 करेंगे कि 48। यहाँ पे हमेशा बेस वैल्यू ली जाती है, पुरानी वैल्यू। तो यहाँ पर पिछला वर्ष का वैल्यू लिया जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए तो ये आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। ये 14 बचा अपॉन में 44 इंटू 100। ये आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 31.8% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पे लगा दीजिए टिक। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 86 से 90 भी, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स का आयात दिया हुआ है 2013 से 2014। मैं यहाँ पे जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि दिखे। ये आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम फ्रेम दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक्स का आयात दिया हुआ है करोड़ों, 700 करोड़, 900 करोड़, 1200, इस तरीके से। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है, दिख रहा है ना, मैं एक साथ दिखाने के लिए जूम आउट करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम लोग। 86 है, 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि बताना है। 14-15 को यहाँ पे पकड़ लीजिए। 14-15 में कितना है यहाँ पे आयात? 900 है। ठीक है, 900 हमने ले लिया। फिर 15-16 का कितना है? 15-16 का 1200 है। इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आयात में वृद्धि बताना है तो वृद्धि के लिए बढ़ी हुई वैल्यू माइनस पुराने साल की वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, मतलब पुराने साल की ही वैल्यू, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? ये 300 बचा, नीचे 900 बचा इंटू 100, तो ये 33.5% आ गया। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 87 देखिए, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत। यहाँ पे देखिए आयात की वृद्धि का औसत पूछा है, औसत हम बाद में निकालेंगे, पहले सभी वर्षों का आयात में वृद्धि भी तो देखना है। तो यहाँ पे फिगर से देख लेते हैं। यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 200 लिख दिया। यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 300 लिख दिया। फिर यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई? 0 की वृद्धि हुई। फिर यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 100 की वृद्धि हुई। फिर और आगे कितनी वृद्धि हुई? ये 700 की वृद्धि हुई। क्लियर है? ये सभी वर्षों में वृद्धि हो गई। अब इनका औसत निकालना है तो आप औसत निकाल लीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। मैं साथ में जोड़ भी ले रहा हूँ, 200, 300, 500 हुआ, 100 जोड़ दिया 600 हुआ, और 600 और 700 कितना हो गया? 1300। 1300 में भाग कितने का देना है? 1, 2, 3, 4 और 5 का। 5 डेटा है ना आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 260 करोड़ आ गया। 260 करोड़, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? 88 में पूछा है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। सभी डेटा हैं आपके पास, सभी को जोड़ दीजिए तो ये औसत हो जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेंगे ग्राफ में कि किस वर्ष का आयात ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जोड़ देना है तो एक्स का आयात आ जाएगा 700। मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, फिर से कर ले रहा हूँ, जल्दी से निकालिए आप लोग। 700 प्लस 90, 700 प्लस 900 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 2000, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? 700, 900, 1600 हो गया, 1600, 1200, 2800, 2800 और 1200, 4000, 4000 और 1300, 5300, 5300 और 2000 कितना होगा?
ये 7300, 7300 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। भाग 6 से करोगे ना, इसको आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1216 करोड़। अब यहाँ पे देख लीजिए 1216 करोड़ से ज़्यादा है कोई डेटा। हाँ, ये 1300 दिख रहा, ये 2000 दिख रहा है ना, ये 2000 दिख रहा। 2 साल का यहाँ पे डेटा ज़्यादा है एवरेज से। तो 17 18 और 18 19। क्वेश्चन में क्या ईयर पूछा है कि नंबर पूछा है? नंबर पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया ना। 89 में एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों में अंतर क्या है? एक्स का औसत आयात तो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला, जस्ट अभी निकाला, 1216 आया। और ऐसे कितने वर्ष थे जिनका आयात इस एवरेज से ज़्यादा आया? ये भी हम लोगों ने 2 देखा पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब पढ़िए आगे। एक्स का औसत आयात से कम आयात के वर्ष के ऐसे कितने हैं? तो इनको भी देख ले रहे हैं। औसत आयात हमें यहाँ भी पता है। अब 1216 से कितनी वैल्यू छोटी हैं? तो ऐसे 4 वर्ष हैं, 700, 900, 1200 और फिर 1200। ऐसे 4 वर्ष हुए ना। ठीक है, अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे कितने वर्ष आए? 4 वर्ष आए। ये इन्हीं का डिफरेंस पूछ रहे थे, 4 वर्ष और 2 वर्ष। तो ये कितने वर्ष आ गए? 2 वर्ष। यहाँ पे भी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 90 देखिए। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? ये फैक्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया है ना, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। कितना है? ये 1216 हम लोग निकाले बैठे हैं पहले। और यहाँ पे 2018 और 19 के दौरान एक्स का आयात देख लेते हैं, कितना है? 2000 दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी कैंडल जो है ना 2000 है ना। हाँ 2000 है। ये आपको 2018-19 दिख रहा, ये आपको 2000 वैल्यू दिख रही है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो बड़ी वैल्यू एवरेज कितना है? 1216, बेस वैल्यू 1216 गुणा 100, ये उत्तर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो लगभग 64% आ जाएगा, 64.38। आगे चलें। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे क्या है फिर? यहाँ पे 91 से 95, यहाँ पे फिर से टेबल का क्वेश्चन है, बस देखना है, आसान से क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। सोमवार को ए ने कितने बेचे? 40 बेचे। बी ने कितने बेचे? 45। ऐसे करके ये डेटा दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे टेबल में देखते रहना है। मंगलवार को ए देखा। मंगलवार के दिन कौन सी वैल्यू है? 35। यहाँ पे हमने 35 लिख लिया। द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा, शनिवार मार्क किया और सी को मार्क किया। शनिवार की वैल्यू कौन सी हुई? 45। यहाँ पे हमने 45 लिख लिया। अनुपात पूछा है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 7 35 और 5 9 45, 7/9। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। ऐसे दूसरा देख लीजिए। दूसरे में सोमवार को डी द्वारा बेची गई। सोमवार को डी द्वारा कितना हुआ? ये 20 हुआ। आप ग्राफ देखते रहें, ये टेबल देखते रहें। 20 हुआ, 20 लिख दिया। शनिवार को सी द्वारा, शनिवार को सी है, शनिवार को सी द्वारा, ये तो अभी हम लोगों ने 45 देखा है ना, ये 45 है शनिवार के दिन। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? प्रतिशत पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि 20 45 का कितना परसेंट है। अगर पूछा जाए कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंट बोला जाता है वो उसको भाग में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है 20 45 का कितना परसेंट है, 45 का कितना परसेंट है, इसलिए नीचे आएगा बटे 100 कर दीजिए, या आप भाग कर लीजिए, ये 44% आ जाएगा। ठीक है, 44% लगभग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 93, BCD द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। यहाँ पे मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ तभी दिख जाए। BCD यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है, तो बी का हमको सोमवार का देखना है। बी का सोमवार को यहाँ पे देखते रहिए 45 है। ठीक, फिर सी का देखना है मंगलवार का, तो सी को हमने मंगलवार का देखा तो ये 48 आया, 48 लिख लिया। प्लस डी का शनिवार देखना है, तो डी का शनिवार देख लीजिए, ये 40 आया। और एवरेज निकालना है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना है, कर लेंगे ना। अब इसको जोड़ के भाग करते रहना। 94 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ठीक है, देख ले रहे हैं, बस डी को ही देखना है सभी सप्ताह के सभी दिनों में। तो डी का ये डेटा है पूरा 20, 26, 41 और 40। यहाँ पे जोड़ लिए जल्दी से, 20, 26, 41 और 40, ये सभी दिनों में डी का डेटा है। ये टोटल हुआ
127। ऐसे बी का पूछा है, ऐसे बी का देख लीजिए सभी दिनों में, तो बी का डेटा ये है, बी का डेटा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 45, 50 + 28 + 40, ये कितना हो जाएगा 163। ये 127 है, ये 163 है, यही परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, बड़ी हुई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू, इसको आप भाग करेंगे, गुणा से 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 28 समथिंग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 95 है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो आइए सोमवार को देख ले रहे हैं और शुक्रवार को देख ले रहे हैं, और औसत भी निकालना है साथ में। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि खिचड़ी पक गई है। सोमवार को देख ले रहे हैं, सभी के लिए देखना है, तो 40, 45, 25 और 20, इसको यहीं पे जोड़ के लिख दें। ये 130 हो गया, अपॉन 4 से भाग करोगे, 4 संख्याएं हैं, तो ये वैल्यू आ गई 32.5। अब शुक्रवार का देखना है, तो शुक्रवार का डेटा आपको ये दिख रहा है 25, 28, 15, 41, इसको जोड़ लीजिए, औसत निकाल दीजिए, 109 हुआ, संख्या 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आई है, ये आ जाएगा 27.25। इन्हीं में अंतर पूछा था, 32.5 से आप ये 27.25 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 5.25 बचा, 5.25 बचा, सी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए ये ख़त्म हो गया ना। देख रहे हैं ये बहुत आसान होते हैं, इन क्वेश्चनों को छोड़ने का मतलब है फिर फाइट से बाहर हो जाना, क्योंकि बस टेबल को देखना ही होता है और 2-4 भाग गुणा करना होता है। चलिए यहाँ पे फसलों का उत्पादन दिया हुआ है, अलग अलग वर्ष में दिया हुआ है, अलग अलग फसलों का भी दिया हुआ है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। पहला क्वेश्चन है, गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई। गेहूँ का ये पकड़ लीजिए, गिरावट के लिए क्या करोगे, पुराने वर्ष को आगे वर्ष से तुलना करोगे। अब यहाँ पे देखिए बढ़ोतरी हुई है, फिर बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे घटोतरी हुई है। मैं यहाँ से रेड से मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे ये घटोतरी हुई है, ठीक है, घटोतरी हुई है, फिर ये घटोतरी हुई है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। घटोतरी 2 वर्षों में हुई है। देखिए क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि घटोतरी दिखाई कब दी, तो दिखाई तो यहाँ से देने लगी थी 2013-14 से, 70-56 हुआ ना, क्योंकि उसके ऊपर सारी वैल्यू बढ़ के आ रही थी। तो इसका उत्तर तो यहाँ पे हो जाएगा 2013 से 14। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे और भी डेटा निकाल लिए हैं, आगे सवाल में काम आएंगे। अगर यहीं पे पूछ लेता कि गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान सबसे ज़्यादा घटोतरी हुई है, तब यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता, 2014-15 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे घटोतरी 68-96 थी। अगर पुराने वाले से कंपेयर करें 70-56 से जस्ट ऊपर से, यहाँ पे मैं घटा के दिखाऊँ तो ये 160 वैल्यू आ रही है। 97 में पूछा है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 तक उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 13 से देखना है, यहाँ से शुरुआत करना है, नहीं इसके ऊपर से यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें तो बीच बीच में आपने घटोतरी देख ली, इसमें भी बीच बीच में घटोतरी दिख रही है, ये 716 दिख रहा है, 985। यहाँ पे देखिए बाजरा में 780, 1110, 1160, 1450, 1460, कहीं घटोतरी दिख रही है, सब बढ़ा हुआ है, यानी यहाँ पे बाजरा करेक्ट आंसर है, और किसी में भी नहीं है। यहाँ पे बाजरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 में 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत क्या है। 2011 और 2016-17 से मतलब है उन्होंने पूरी टेबल का ही पूछ लिया, और आलू का पूछा है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्या करना है, जोड़ना ही तो है, जोड़ के भाग करना है। भाग कितने का करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है, तो 7 से भाग कर देना सबको जोड़ के, तो उत्तर आ जाएगा, आलू का औसत आ जाएगा। ठीक है, चलिए 99 में क्या है, 16-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष को भी देखना है, 2016-17 के बीच में देखना है, और देख रहे हैं कहाँ पे वृद्धि हुई। बाजरा तो होगा नहीं, क्योंकि बाजरा में तो आपने देखा ना बढ़ोतरी हुई है, ये आंसर जो लगाए हो, तो बाजरा तो नहीं होगा। ठीक है, तो 16-17 में देख ले रहे हैं घटोतरी कौन सी फसल में हुई है, ये है 16-17 सबसे लास्ट। घटोतरी दिख रही है, ये तो बढ़ोतरी है, यहाँ पे घटोतरी दिख रही है, 826 पहले था, 812 बाद में हुआ। यहाँ पे भी घटोतरी नहीं है, यहाँ पे घटोतरी है, यहाँ पे घटोतरी नहीं है, यहाँ पे घटोतरी है, और यहाँ पे भी घटोतरी नहीं है, यहाँ पे भी घटोतरी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी। 2 डेटा हम लोगों के सामने आया, एक तो ये वाला कॉलम और दूसरा ये वाला कॉलम। ऑप्शन में हो सकता है एक ही दिया हो, ऑप्शन में चावल दिया है, ठीक है, मक्का नहीं दिया है, तो ऑप्शन चावल सही हो जाएगा आंसर।
चलिए 100 देखिए, आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 का अंदाजन कितना गुना है? 15-16 देखना है, 10-11 देखना है। 15-16 10-11 किसका देखना है? आलू का। जल्दी से बताइए, यहाँ पे देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। 15-16 में कितना है? 400 है। और 10-11 में कितना है? 10-11 में 210 है। तो लगभग कितना हो गया? लगभग 2 गुना दिख रहा है, तो लगभग 2 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट पूछा है ना, तो 2 गुना से तो कम ही है। वैल्यू क्या क्या थी? 210 थी और 400 थी, यानी 2 गुना से कम है। तो 2 गुना से कम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। भाग करके देख लीजिए, 400/210 1.9 आ जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है भैया, तो ये UPSSC पैट का पहला पेपर हो गया 2021 का जो हो चुका था, इसको सोल्व किया। कल मिलते हैं मॉडल पेपर 1 के साथ, प्रैक्टिस सेट 1 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।